हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो होता है मेरा शुरू से फोकस रहा है कंसेप्ट पे। इसमें क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट यूज होगा उस पर डील करना। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे दोस्त चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपकी जो पैसा खर्च होते हैं ट्यूशन और कोचिंग में, वो आपका खर्च नहीं होगा, उसी पैसा का आप अपने जो होता है एंजॉय करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCD is a parallelogram in which angle A equal to 110 degree. Find a measure of each of the angles, angle B, angle C, angle D. देखो भाई, क्वेश्चन कर रहा है एक ABCD क्या है, एक पार्लेलोग्राम है, ठीक है, जहां पे एंगल A की वैल्यू 110 है तो BCD की वैल्यू क्या होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पार्लेलोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, अपन का पार्लेलोग्राम है। पार्लेलोग्राम की हम जानते हैं अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्या बोला है मेरे दोस्त, एंगल ये 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमें B पता करना है, C पता करना है और D पता करना है। हम लोग पार्लेलोग्राम की एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि उसके एडजेसेंट एंगल का सम्स होता है, कितना होता है, 180 होते हैं। एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा होता है, ये दो एंगल, या ए और डी, या ए और बी हो सकते हैं। चलिए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, एडजेसेंट एंगल से, ठीक है। तो यहां पे एंगल ए कितना है, 110, बी कितना है हमें निकालना है, ठीक है। तो 180 हो गया। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 10 कितना हो गया, 70। तो एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। भाई देखो, यहाँ पे हम पढ़े हैं कि एंगल एडजेसेंट एंगल का सम जो था 180, इसका मतलब एंगल ए प्लस बी 180 हो गया, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं ये अपन का क्या हो गया, 70 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि एंगल्स की जो अपोजिट एंगल्स होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स होता है एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। तो आप जानते हैं एंगल बी कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल सी कितना है, एंगल ए कितना है आपका 110। तो ये भी आपका 110, समझ गया। तीनों एंगल निकल गया, एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया, और एंगल बी और एंगल डी भी निकल गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पार्लेलोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल्स, ठीक है। कह रहा है कि पार्लेलोग्राम की क्या है, एडजेसेंट साइड जो तो इक्वल है, तो उस पार्लेलोग्राम की सभी जो एंगल्स पता करना है। देखो पार्लेलोग्राम की, तो सपोज मान लेते हैं ये क्या है, पार्लेलोग्राम है, और ये अपन का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। एडजेसेंट एंगल कहो तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मान लो सपोज एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना है, 180 डिग्री। मान लेते कुछ पल के लिए एंगल ए इक्वल है एंगल, नहीं, हमारा एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू x डिग्री, यही नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 जो होता है, x इक्वल टू 180/2, x इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। तो आप जानते हो अपोजिट एंगल्स, ये 90, देन ये भी 90, ये 90, ये 90, क्या हो गया, ये तो आपका हो गया रेक्टेंगल हो गया कि नहीं रेक्टेंगल, क्योंकि इसके सभी एंगल 90 डिग्री है। इस पे थोड़े बोला है कि इसका साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए आपका रेक्टेंगल होंगे। ये नहीं पूछा रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर हो गया, लेकिन हमने बोल दिया, बता दिया। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पे चलते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पार्लेलोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड अ मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। कह रहा है कि देखो भाई, पार्लेलोग्राम की जो होता है एडजेसेंट एंगल्स होता है रेशियो के फॉर्म में है, देन उस पार्लेलोग्राम की सभी एंगल्स की वैल्यू पता करिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर लेता हूं एंड देन समझाता हूं। देखो
मान लेते हैं ये क्या है, एक पार्लेलोग्राम है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। देखना मेरे दोस्त, मान लेते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल ले लो और ये एंगल कोई भी ले, सब समझा दिए एडजेसेंट एंगल के बारे में, बहुत अच्छे समझा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि दो ऐसे एंगल जिसमें कॉमन साइड हो, ये और ये लोगे तो इसमें क्या, ये कॉमन साइड आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल रेशियो मान लेते हैं, तो ये एक्चुअल इसका एंगल 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम जो था क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब वो दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 180, देन 9x इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू जो होता है तो आपका 20 आ गया, 20 आ गया। तो 4x अपना एंगल देखिए, ये क्या है, एंगल ए है, तो कितना है 4 इंटू 20 होता है 80 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू जो था 5x होता है, तो 5 इंटू 20 होता है 100 डिग्री, ठीक है। तो आप जानते हो अगर ये जो है आपका कितना हो गया, ये आपका 80 डिग्री हो गया, ये आपका 100 डिग्री होता है, तो अपोजिट से ये 100 और ये की कितना हो गया 80। कितना इजी है, चुटकियों का काम है ना। तो 3 हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस 16 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हैंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। देखो कहने का मतलब कह रहा है कि पैरेललोग्राम है और उसकी जो एडजेसेंट एंगल है ना वो इस फॉर्म में दिया है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है। देन कह रहा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा और उसमें जो भी एंगल्स होंगे ना, जो भी 4 एंगल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मान लेता हूँ कुछ पल के लिए ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी, एडजेसेंट एंगल ये हो गया, चाहे ए डी हो गया। तो हम ये 2 क्लिक चलते हैं, तो ये हमारा हो गया 3x माइनस 4 और ये हो गया हमारा 3x प्लस 16 डिग्री और ये डिग्री। तो हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x और यहाँ पे होता है प्लस 12 इक्वल टू 180, देन 6x इक्वल टू 180 माइनस 12 होता है 6x इक्वल कितना 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये हो गया 7 में से गया 6, देन 168 हो गया। तो x इक्वल टू 168 होता है 6 से 6 दूनी 12 हो गया और 8 छक 48 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया 28 आ गया, ठीक है। तो एंगल ए हम जानते हैं, एंगल ए जो है किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, किसके अपोजिट एंगल्स, और एंगल बी जो है इक्वल होगा एंगल डी के। तो एंगल ए कितना है आपका 3x माइनस 4 है, ठीक है। तो 3 इंटू होता है x कितना है आपका, x से जो है 28 माइनस 4 जो है, ठीक है। तो इसको एंगल डी को यहाँ पे सॉल्व करें ताकि यहाँ पे टाइम अच्छा से स्पेस बच जाए। तो 28 इंटू 3 84 हो गया माइनस 4 मतलब 80 डिग्री हो गया। और एंगल डी कितना हो गया, एंगल डी जो होता है डी कितना है 3x प्लस 16 हो गया, मतलब जो आपका हो गया 3 इंटू होता है x की वैल्यू कितना है 28 प्लस 16 84 प्लस 16 गिव्स 100 आ गया। मतलब जो है आपका आप जानते हो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है कितना है 80 डिग्री और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है कितना है 100 डिग्री, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। अब यहाँ कर रहा है द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड अ मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके दोनों अपोजिट एंगल का सम जो होता है 130 है, तो उसके सभी एंगल्स क्या होंगे। पेपर लेता हूँ देन आपको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। तो पेपर तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मान लेते फिर हमको पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ए बी सी डी, ठीक है।
तो अपोजिट एंगल ये हो गया और ए और सी हो गया, बी और डी हो गया। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स होता है क्या होता है, इक्वल होता है ना जी, होता है ना। तो यहाँ समझिएगा, तो यहाँ पे कर इक्वल, यहाँ पे इक्वल होता है तो लेकिन उसकी सम जो कितना दिया है आपका 180 दिया है। तो मान लेते हैं सपोज कुछ पल के लिए ये एंगल ए को हम मान लेते हैं एक्स, एंगल ए को एक्स, तो इसके सामने कौन है, ये भी एक्स है, तो इसके सम कितना दिया है आपका 130 दिया है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, x प्लस एक्स, यहाँ पे सम दिया है x प्लस एक्स और x इक्वल होगा, लेकिन दोनों एंगल सम करें कितना आ रहा है 130 आ रहा है। तो 2x इक्वल टू कितना हुआ 130/2 होता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, हो गया 65 डिग्री, 65 डिग्री आ गया, 130/2 होता है 65 आ गया, ठीक है x की वैल्यू। तो ये मान लेते हैं हमारा 65 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना होगा 65 डिग्री हो गया। अब भाई देखो, आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की होता है अब एडजेसेंट एंगल सम कितना होता है 180, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करो कितना आएगा 180, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एंगल ए कितना है 65, तो एंगल बी निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 65 कितना हो गया, तो 180 में से जो होता है देखो 10 में से 5 गया 5 हो गया, और 7 में से 6 गया 1 हो गया, देन 115 डिग्री, मतलब एंगल बी इक्वल टू 115। तो बी किसके इक्वल है, डी के, कितना हो गया 165 डिग्री। ए किसके इक्वल है, सी कितना है 65 डिग्री। समझ गया, सभी एंगल पता कर दिए। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है 6 में, 2 sides of a parallelogram are in the ratio 5:3. If its perimeter is 64 centimeter, find the length of its sides. ठीक है, कर रहे देखो भाई, कर रहे एक पैरेललोग्राम की 2 साइड्स की रेशियो जो है, 2 साइड्स जो है रेशियो के फॉर्म में दिया है। तो यदि उस पैरेललोग्राम के पेरीमीटर्स होता है 64 है, तो बताना है उस पैरेललोग्राम की सभी साइड्स की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ और इसे कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये क्या है, अपन का एक पैरेललोग्राम है और हम बहुत अच्छे जानते हैं मेरे दोस्त, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और सी हो गया, और डी हो गया। अगर मान लेते कुछ पल के लिए जो मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा एक और देख लेते हैं, तो 6 नंबर में रेशियो में दिया ना, तो मान लेते हैं ये हमारा 5x हो गया, ये 3x हो गया, तो ये 5x हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर का मतलब होता है इसे सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर दो, तो ये 2 इक्वल है, ये 2 इक्वल है, तो मतलब क्या होगा, वहीं लगा दोगे जो रेक्टेंगल की फॉर्मूला होती है, या सबको ऐड कर दीजिए 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x, वहीं रेक्टेंगल की फॉर्मूला होती है 2 × l + b, वही हो जाएगा। कितना है, इसकी पेरीमीटर 64 है, कोई बात नहीं है, 5 × 10 10 × 16, ठीक है 64, तो 64/16 तो 64 होता ना। x इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, x के वैल्यू 4 हो गया। देन इसकी साइड बताते हैं, तो ए बी जो है, ए बी को हमने क्या माना था 5x, देन जो 5 × 4 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया क्या, हाँ जी, एंड बी सी इक्वल टू होता है कितना हो गया 3x हो गया, तो 3 × 4 कितना हो गया 20 हो गया। अरे वाल, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है 5 × x 5 × 4 20 हो गया, 3 × 4 जो होता है 4, ओ माई गॉड, यहाँ 20 थोड़ा होगा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपका ए बी जो है इक्वल है सी डी के, कितना हो गया, ए बी इक्वल है सी डी के, देन 20 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल है आपका ए डी के, ए डी की इक्वल है कितना 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना 6 का जो है 20 and 12, ठीक है, तो 6 नंबर हो गया। अब मूव टू द 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो तक लिए एक पेपर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द sides is longer than the other by 10 centimeter. Find the length of each of its sides. देखिए क्या कर रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की जो पेरीमीटर जो है ना
140 सेंटीमीटर है और उसकी एक साइड जो है ना दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो बताना है कि उस पैरेललोग्राम के प्रत्येक साइड्स की लेंथ क्या होगा। तो जैसे देखिए मान लेते हैं ये क्या है, पैरेललोग्राम है, समझिएगा। तो यहाँ पे नेमिंग देता हूं ए बी सी डी, क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसकी पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स होता है इसमें जितने भी साइड है सभी साइड्स की लेंथ के सम होता है। तो पेरीमीटर दिया है कितना, तो यहाँ पे दिया है 140 सेंटीमीटर और एक साइड जो दूसरे साइड से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है आपका 10 सेंटीमीटर। सपोज मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर का, ये कितना होगा 10 होगा, तो x प्लस 10 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा कितना होगा वही, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर क्या हो गया आपका x प्लस 10 इंटू 2 टाइम्स आएगा और प्लस होता है x इंटू 2, तो आपका 140। तो 2x प्लस 20 प्लस 2x इक्वल टू 140, देन 20 प्लस 4x इक्वल टू 140, देन 4x इक्वल टू 140 माइनस 20, देन 4x इक्वल टू होता है 120, देन x इक्वल टू 30 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। तो देन हमारा ये साइड कितना हो गया 30 सेंटीमीटर एंड ये जो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। कौन सा क्वेश्चन है अपना 7 नंबर डन हो गया। अब मूव टू द 8 नंबर क्वेश्चन पे आते, उसके लिए एक पेपर ले लेता हूँ, देन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसके लिए पेपर ले लेता हूँ पहले। 8 नंबर देखिए, कर इन द adjacent figure ABCD is a rectangle. If BM and DN are perpendicular from B and D on AC, prove that triangle BMC congruent to triangle DNA. Is it true that BM equal to DN? ठीक है, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और ये हमारा जो है क्या है डायगोनल है, ये A हो गया और ये C हो गया और ये B हो गया और ये D हो गया। इस पेपर को साइड करते हैं, देखिए समझाता हूँ। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये सपोज अपना M हो गया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये N हो गया, ठीक है। तो हमें जो है प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल BMC जो है कैंगुरेंस होगा ट्रायंगल DNA के, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है दिखाना है क्या BM जो है इक्वल होगा DN के, ये बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल आएंगे तो यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे गिवन में थोड़ा सा लॉन्ग लिख सकते, गिवन ABC ट्रायंगल इन विच जो है परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, इन विच BM and DN perpendicular to AC, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल BMC and triangle DNA, BMC and DN। तो BMC कौन हो गया अपना BMC ये ट्रायंगल और DNA ये ट्रायंगल, ठीक है।
BMC में। तो आप जानते हो कि ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। BC जो है इक्वल है DA का। तो BC मतलब यहाँ पे जो होता है BC जो है इक्वल है आपका DA के, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो एंगल जो है आपका D आपका इसमें जाएंगे अपना BMC इक्वल होगा DNA, ठीक है। ये 90 डिग्री है, समझ गया। अब यहां देखिएगा, अब मान लेते हैं हम जानते हैं रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। अगर BC जो है और AD जो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होंगे, डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पे जो है आप कहोगे यहाँ पे एंगल BCM इक्वल होगा BCM इक्वल होगा DAN के। ये अल्टरनेट से, ठीक है। ये लिख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ जो होता है ट्रायंगल, अपोजिट साइड ट्रायंगल थोड़ा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे दो एंगल एक साइड, तो इसका मतलब ट्रायंगल BMC जो होता है कैंगुरेंस होगा ट्रायंगल DNA, दो एंगल और एक साइड, मतलब AAS से, ओके। तो हो गया। तो आपका जो है DN जो है क्या आपका BM जो है ये इक्वल हो गया किससे, BM इक्वल हो गया DN के, BM इक्वल हो गया DN के किससे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल जो होता है कैंगुरेंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। चलिए अब हमें प्रूव कर दिए, अब हमको क्या यही करना है, बस प्रूव करना है और ये भी दिखा दिए दोनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पे आते हैं। कर इन द एडजेसेंट फिगर ABCD is a parallelogram and line segment AE and CF bisect the angle A and C respectively so that AE parallel to CF होता है, ठीक है। चलिए कर है कि आपका जो है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, जहां पे जो है आपका जो लाइन सेगमेंट AE जो है और CF जो है ये एंगल A और एंगल C का क्या है, बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूव करना है कि AE जो है वह CF के पैरेलल है। चलिए कोई भारी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेपर रख देता हूँ और देन प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना क्या हो गया, ये जो है पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम D हो गया और ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। अब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, तो ये आपका F हो गया और ये आपका जो है E हो गया। चलिए इसको हम क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है, कोई बात नहीं है, प्रूव कर देंगे। तो मेरे दोस्त अब आप ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल जो है किस में आइएगा, ट्रायंगल ADE एंड जो है CBF। ADE कहाँ है, ADE मतलब मेरे दोस्त इस ट्रायंगल में थोड़ा अपने ध्यान को केंद्रित करेगा, और CBF इस दो ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। तो मेरे दोस्त अब देखिए क्या आपको मैं प्रूव कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल B और एंगल D क्या होगा, इक्वल होगा।
तो एंगल डी जो है वह इक्वल हो जाएगा एंगल बी से। किससे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट लिख रहा हूं। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो गया। अब क्या, अब एक और आप जानते हो मेरे दोस्त कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो इसमें जो है आपका एडी जो है इक्वल हो गया आपका सीबी के। एडी इक्वल हो गया सीबी के। ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एंगल हो गया और यहां पे जो होता है एक साइड हो गया। अब कौन सी हो गया? अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो है एंगल जो है क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। और यहां पे जो होता है ये एंगल जो है आपका क्या है? सी का बाइसेक्टर है। तो आप ये भी जानते हैं पैरेललोग्राम से कि एंगल ए जो है इक्वल होगा एंगल सी के। ये किससे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन देखो दोस्त, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल? इसलिए एंगल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब जो है मेरे दोस्त, इसको दोनों साइड हाफ करोगे तो आपका एंगल क्या आ जाएगा? आपका एंगल आ जाएगा एंगल डी ए ई इक्वल हो जाएगा। तो आपका हो बी सी एफ ये इक्वल हुआ। किससे? क्योंकि ए ई जो है और सी एफ क्या है? बाइसेक्टर है। ए ई एंड सी एफ जो है, ए एंड सी एफ जो तो क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब देखो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और इसके ये साइड हो गया। और इसमें देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये क्या हो गया? साइड हो गया। इसका मतलब जो होता है इस दो ट्रायंगल में जो होता है, आप देख रहे हो दो एंगल और इसके बीच में एक साइड है। इसका मतलब ए से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल हमारा प्रूव हो गया। मतलब ए डी ई जो होता है ये कैंग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी बी एफ के। सी बी एफ के ये किससे? अपना ए एस ए से इक्वल हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब ध्यान देना, तो अब जैसे ही हमारा इक्वल होता है, ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो ठीक है, ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये डी ई साइड जो है और ये बी एफ साइड जो है क्या इक्वल हो जाएगा? किससे? सीपीसीटी से। तो इसका मतलब जो होता है डी ई जो है इक्वल हो जाएगा किससे? डी ई इक्वल हो जाएगा बी एफ से। मतलब किसे? सीपीसीटी। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाते हैं उससे करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। तो अब देखो दोस्त, अब जानते हो कि पैरेललोग्राम की इसका अपोजिट साइड मतलब ए बी इक्वल होगा सी डी के। तो ए बी जो है ए बी इक्वल है सी डी के। किससे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेरे दोस्त देखना, ए बी को कैसे लिख सकता हूं? तो ए बी को लिख सकते हैं, ए बी में से जो होता है अगर आप जो है क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए डीई और बी एफ, तो हम ए बी में से जो होता है बी एफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सी डी में से जो होता है ये सी डी जो है, सी डी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे? हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डीई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डीई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ए बी में से बी एफ सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा? ए बी में से बी एफ ए एफ आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा। और जो होता है सी डी में से डी ई सब्ट्रैक्ट करोगे, सी डी में से डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी ई आ जाएगा, सी ई आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पे ए एफ इक्वल टू सी ई आ गया, ए एफ इक्वल टू सी ई आ गया। मतलब जो होता है ये साइड जो है और ये साइड इक्वल हो गया, ए साइड और ये साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। और आप देखिए सीपीसीटी से होता है ये आपका ए ई जो है सीई के इक्वल हो जाएगा। ये ए ई जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई हो जाएगा आपका सी, ए ई हो जाएगा सी
एफ के, ये भी सीपीसीटी से। मतलब देखो दोस्त, अगर किसी भी फिगर के अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसको इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, और पैरेललोग्राम का भी साइड इक्वल होता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए जो होता है ए ई सी एफ क्या है, इज अ पैरेललोग्राम है। हेंस ये पैरेललोग्राम है, ए ई सी पैरेललोग्राम है, इसलिए ए ई जो है आपका सी एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझे मेरी बात को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये अपना 8 नंबर भी हो गया। अब 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो देखो क्या है आपका जो है, कह रहा है कि एक रोम्बस है और उस रोम्बस की दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें प्रोवाइड किया गया है। तो कह रहा है कि उस रोम्बस की प्रत्येक साइड्स की लेंथ क्या होगा। तो बहुत इजी है मेरे दोस्त, ये क्या हमारा रोम्बस है, ठीक है। और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दोस्त, अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे ए बी सी डी है, सपोज कुछ मान लेते हैं ए सी जो है अपना कितना मान ले, एक कोई 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और बी सी बी डी जो है ये 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है अगर ये टोटल आपका 16 है तो ये बीडी क्या कर 2 इक्वल पार्ट बांट देगा, मतलब ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ए सी बी डी को 2 इक्वल पार्ट बांटे, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। देखिए अब ध्यान देना मेरे दोस्त, अब ट्रायंगल जो है ये ओ मान लेना, ए ओ बी में आ जाना मेरे दोस्त, ए ओ बी में आओगे तो देखोगे यह हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ ओ पे जो होता है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो होता है इसके ये साइड ए बी निकाल लोगे। जैसे ए बी निकालोगे तो हम सभी जानते हैं कि रोम्बस के प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इन ट्रायंगल ए ओ बी तो आपका हो गया ए बी जो है इक्वल टू रूट अंडर जो है ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए ओ क्या हो गया, तो ए हो गया आपका 8 का स्क्वायर और बी ओ क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। देन 8 का क्या होगा 64 हो गया, 6 क्या होगा 36 हो गया। तो कितना हो गया मेरे दोस्त 100 हो गया, 100 से 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है इसके सभी साइड जो है कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कितना अच्छा से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं मेरे दोस्त, यहाँ 10 हो गया। अब 11 नंबर पे, 11 नंबर में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, फाइंड द मेजर ऑफ सी ए डी। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पेपर की तरह करता हूँ और सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा क्या है स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है स्क्वायर है। इसको ए बी सी डी क्या है स्क्वायर है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे ए बी सी डी स्क्वायर है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि ए सी क्या आपका एक डायगोनल्स है और स्क्वायर की एंगल 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। चलो भाई कोई बात नहीं है, और हम सब जानते हैं स्क्वायर की प्रत्येक साइड होता है क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। इसके प्रत्येक साइड होता है इक्वल होता है। हमें इसका एंगल पूछा है, इसका मेजर पूछा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब जानते हैं स्क्वायर की ये साइड और ये साइड इक्वल है। ट्रायंगल की जानते हो गई, जो हमारा पढ़े हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर जो हमारा दो साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स होता है एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाए ट्रायंगल के अंदर 180। इसका मतलब जो है एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस जो है एंगल ये कैपिटल डी लिख दे रहा हूं, क्या इसको ए डी और सी लिख दे रहा हूं इक्वल टू 180। ये हमारा कितना होगा 90 हो गया। इसको मान लेते कुछ पल के लिए x मान लेते, ये भी अपना x हो गया, मतलब x प्लस होता है 90
इक्वल टू 180। तो आपका कितना हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपका हो गया 2x इक्वल टू 90 जो सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 हो गया, देन x इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो याद देखिएगा, तो यहाँ पे जो है 11 हो गया 12 में। 12 में मेरे दोस्त कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड एंड इट्स पेरीमीटर इन 90 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल्स की जो साइड्स जो है रेशियो के फॉर्म में दिया 5:4 में, और उसकी पेरीमीटर जो 90 सेंटीमीटर है। तो बताइए मेरे दोस्त कि उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो यहाँ समझिएगा मेरे दोस्त, चलिए यहीं पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे दोस्त कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसकी पेरीमीटर जो है हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ, कोई बात नहीं है। और ये मान लेते हैं 5x हो गया और ये 4x हो गया। तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 90। देन L क्या होगा, 2 से जो तो 90 45 हो गया, देन L क्या है 5x हो गया प्लस 4x हो गया, देन 45, देन 9x इक्वल टू 45, देन x इक्वल टू जो है कितना होगा 5, 9 5 45, x इक्वल टू 5। तो लेंथ अपना क्या है 5x है एंड ब्रेथ क्या है 4x है। तो 5x जो है 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया आपका 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ। ये अपना जो है कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना ये 12 नंबर। ठीक है, तो 12 नंबर में जो है 25 एंड 20 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो था देख के मत कहिएगा कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हमने किसी बच्चों को समझाया है तो उनके जो बुक लिए थे उन पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमने प्रिंट आउट करा के ये आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो मकसद ये नहीं कि आपको ये हो गया ये लिख दो रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस ये लिख दो, नहीं, मेरा मकसद है कि आपको ये क्यों लिखा हुआ इसको समझाना, हर तरह से समझाना। ठीक है, यहाँ करें नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्लेलोग्राम्स, कौन से पार्लेलोग्राम है। तो आप जानते हैं कौन कौन से पार्लेलोग्राम, एक तो रेक्टेंगल होगा, एक स्क्वायर होता है, एक रोम्बस होता है, यही तीनों जो होता है पार्लेलोग्राम का एक स्पेशल केस है, पार्ट है। डायगोनल्स आर इक्वल, पहले बताइए इतना पर ध्यान दीजिए, डायगोनल्स आर इक्वल, तो किसका डायगोनल्स इक्वल होता है, एक तो आपका रेक्टेंगल डायगोनल्स इक्वल होता है, दूसरा स्क्वायर इक्वल है। देखिए अब इतना समझा दिया, क्यों जानते हो डायगोनल्स जो होता है या तो रेक्टेंगल भी इक्वल होता है नहीं तो स्क्वायर इक्वल है। ठीक है, अब चलिए आगे, एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, तो एडजेसेंट साइड किसका अनइक्वल होता है भाई, रेक्टेंगल का, क्योंकि जो होता है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ मान लेते हैं सपोज होता है ये क्या हो गया रेक्टेंगल, तो इसके डायगोनल हम जानते हैं रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होता है और इसके एडजेसेंट साइड अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, इसलिए जो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सेकेंड में डायगोनल साइड को, चलो भाई डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो स्क्वायर केस में सभी साइड इक्वल है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए यही हम बताना चाहते हैं, डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स किस में अनइक्वल होता है, आपका जो होता है रोम्बस केस में, एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो भाई आप जानते हो रोम्बस जो होता है उसके सभी साइड क्या होते हैं, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन उसकी डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। तो सेकंड में क्या, थर्ड में क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल, सभी साइड किसका इक्वल होता है स्क्वायर का इक्वल होता है, नहीं तो रोम्बस का इक्वल होता है। वन एंगल इज 60 डिग्री, लेकिन आप जानते हैं स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये रोम्बस ही होगा। देखिए आपका रीजन भी बता दे रहा हूं कि नहीं। अब देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर और रोम्बस का सभी साइड इक्वल होता है, लेकिन कह रहा है वन एंगल इज 90 डिग्री, तो ये जो था स्क्वायर केस में ही होता है, स्क्वायर का सभी एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, समझे। तो ये अपना क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो भाई किस किस में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, एक तो रेक्टेंगल केस में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और दूसरा स्क्वायर केस में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड अनइक्वल, लेकिन स्क्वायर केस में सभी साइड इक्वल हो जाते हैं, रेक्टेंगल साइड में
सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कह रहा है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कह रहा है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए फर्स्ट में कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पार्लेलोग्राम आर इक्वल। कह रहा है पार्लेलोग्राम का डायगोनल्स क्या इक्वल होता है? नहीं भाई, डायगोनल्स ग्राम के पार्लेलोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है कि पार्लेलोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ना कि उसकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं भाई, देखो रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल्स होते हैं वह क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ना कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी अपना फॉल्स है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। क्या रोम्बस की डायगोनल्स होता है इक्वल होता है? नहीं भाई, रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये भी फॉल्स। देखिए हम सब उसका रीजन बता रहे हैं, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है। कर एवरी रोम्बस इज काइट। कर कि क्या जितना भी रोम्बस है क्या सभी रोम्बस काइट होंगे? देख लेते हैं। देखिए काइट हमारा ये होता है, काइट ये होता है, और रोम्बस हमारा जो होता है क्या होता है, ये होता है। ठीक है, रोम्बस। तो सभी रोम्बस क्या काइट होते हैं? देखिए यहां पे कंडीशन होती है काइट का, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर रोम्बस देखिए सभी साइड इक्वल होता है, इसलिए जो होता है सभी रोम्बस होता है काइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। कह रहा है कि जितना भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर की जो होता है सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल्स की जो होता है अपोजिट साइड ही इक्वल होता है। क्या कभी भी रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। उसके बाद एवरी स्क्वायर इज अ पार्लेलोग्राम। करे कि जितना भी स्क्वायर है सभी स्क्वायर पार्लेलोग्राम होंगे। यस भाई, क्योंकि स्क्वायर जो है वह पार्लेलोग्राम का एक स्पेशल केस है, उसी का एक पार्ट है। तो इसका मतलब जो होता है ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना जो प्रॉपर्टीज होता है अगर पार्लेलोग्राम में वो अप्लाई होता है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज होता है स्क्वायर के लिए भी अप्लाई होंगे। कर एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। भाई जितना भी स्क्वायर है क्या सभी रोम्बस होंगे? हाँ भाई, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होते हैं एंड रोम्बस के भी सभी साइड इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एवरी रेक्टेंगल इज पार्लेलोग्राम। जितना भी रेक्टेंगल है क्या पार्लेलोग्राम होंगे? हाँ भाई रेक्टेंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्या होता है, इक्वल होता है। उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं? और रेक्टेंगल्स की आपका पार्लेलोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं सारे रेक्टेंगल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल कोई भी रेक्टेंगल होगा वो पार्लेलोग्राम होगा ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल्स जो है वो क्या है, पार्लेलोग्राम की जो होता है वह एक पार्ट है, इसलिए ये हमारा ट्रू होगा। उसके बाद कह रहा एवरी पार्लेलोग्राम इज रेक्टेंगल। सभी पार्लेलोग्राम रेक्टेंगल नहीं, सभी रेक्टेंगल पार्लेलोग्राम हो सकते हैं लेकिन सभी पार्लेलोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पार्लेलोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन रेक्टेंगल केस में उसकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं, तो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कर एवरी रोम्बस इज अ पार्लेलोग्राम। यस भाई, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया एंड रोम्बस हो गया, ये सभी के सभी जो है पार्लेलोग्राम के पार्ट हैं। इसलिए जितना भी आप देखते हो आपका जो होता है पार्लेलोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज आपका होता है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज होता है रोम्बस के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके जो जितना भी रोम्बस है सभी रोम्बस, सभी रेक्टेंगल और सभी स्क्वायर होता है पार्लेलोग्राम होंगे, लेकिन सभी पार्लेलोग्राम ना ही रेक्टेंगल होंगे, ना ही स्क्वायर होंगे, ना ही रोम्बस होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि सभी जो रोम्बस वो पार्लेलोग्राम होंगे।
तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।